अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम पानी वाले एरिया में करे अरंडी की उन्नत तकनीक से खेती। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के उपाय। अरंडी एक व्यावसायिक फसल है। इसकी खेती के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे किसी भी तरह की मिट्टी और कम पानी वाले क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सकता है और अरंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी लाभ को देखते हुए यदि आप भी अरंडी की खेती करने जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से करें अरंडी की उन्नत तकनीक से खेती, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरंडी एक औषधीय वानस्पतिक तेल वाली खरीफ की फसल है। इसका तेल बहुत उपयोगी होता है, लेकिन ये खाने के काम नहीं आता। इसके तेल का इस्तेमाल डाई, डिटर्जेंट, दवाएं, प्लास्टिक के सामान, सिहाई, पॉलिश, पेंट और लुब्रिकेंट बनाने में होता है, जिस कारण इसके तेल का अच्छा खासा मूल्य मिलता है। इसकी खेती अपने राज्य के शुष्क क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है और इसकी खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। तो जो किसान भाई खरीफ मौसम में इसकी खेती करना चाहते हैं, वे इस समय इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी खेती बारनी कम उपजाऊ और शुष्क क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। वैसे तो अरंडी की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। किसान भाइयों, अरंडी की जड़ जमीन में काफी गहराई तक जाती है, इसीलिए इसकी खेती के लिए खेत तैयार करते समय सबसे पहले एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 या 3 बार डिस्क हैरो या देसी हल चलाकर खेत तैयार कर लेनी चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, खाद और उर्वरक काफी महंगे आते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की खेती के लिए आप सबसे पहले अपनी भूमि का मृदा परीक्षण जरूर करवा लें और जरूरत के अनुसार खाद उर्वरक डालें। सामान्य रूप से जो किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए हैं, तो वे गोबर की सड़ी खाद 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पहली जुताई के बाद खेत में मिला दें। इसके अलावा नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 35 किलोग्राम और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देने चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय भूमि में डालनी चाहिए।
शेष नत्रजन को खरीफ फसल में डालनी चाहिए। इससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने में उसकी किस्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अरंडी की सफल खेती के लिए आप इसकी उन्नत किस्में GCH4, GCH5, GCH7, अरुणा, वरुणा, RCH1, गोच 1, MRCA 409 का चयन करें, जिनकी उन्नत खेती करके आप अच्छा पैदावार ले सकते हैं। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी खेती के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। किसान भाइयों, फसल को भूमिगत कीट रोगों से बचाने के लिए बीजों की बुआई से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। इसकी बुआई हल के पीछे हाथ से बीज गिराकर की जा सकती है। लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करें। किसान भाइयों, इस मौसम में बुआई के बाद कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए पहली निराई बुआई के 3 सप्ताह बाद करनी चाहिए। इसके बाद 35 से 40 दिनों पर दूसरी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इसके बाद फसल की बढ़वार जोड़ पकड़ लेती है और खरपतवार दब जाते हैं। इस तरह आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहकर बढ़वार अच्छी करेगी और ऐसे फसल से आगे चलकर किसान भाइयों को अच्छी उपज मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। News 18 Network. BJP is actually totally in a failure mood in Rajasthan. Therefore, we are not worried about that. Everything will be settled. All the issue is settled already, resolved. We are going ahead for winning the election. That's all. I told, madam. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली। हमारे प्रदेश के बहुत से पशुपालक भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं और वे अच्छा लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पशुपालक भाइयों के पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या देखने में आती है, जिसका समय से निदान करना बहुत ही जरूरी है, वरना पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाएगा। तो आप पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या के समाधान के लिए क्या करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर विजया तिवारी। अब हमारे पशुओं में किस तरह से ये संक्रामक रोग खुरपका और मुंहपका फैलता है, उसकी जानकारी थोड़ी आपको देना चाहेंगे। ये खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में एक संक्रामक रोग है और इसके मतलब फैलने का खाली संपर्क से तो फैलता भी है, दाना पानी चारा और उस जगह पर भी फैलता है जहाँ पर संक्रामक पशु बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही पशु संक्रामक होता है तो सारे पशुओं को उससे अलग कर दें। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं,
ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। पशुओं में इसके लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं ये आपको थोड़ा बताते हैं। पहले में क्या होता है, स्वस्थ पशु जैसे ही उसको अचानक तेज बुखार आता है। दूसरे लक्षण में उसके मुंह पर और खुर के बीच फुंसी हो जाती है। और तीसरे लक्षण में पशु लड़खड़ाने लगता है और उसके मुंह से लार आने लगती है। पशुपालकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुख्य रूप से गाय और छोटे बछड़ों में तेज़ी से फैलता है और ये अपने भैंस वगैरह में इतना तेज़ी से नहीं फैलता जितना गाय और छोटे बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा का चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या उपचार करना है, जैसे ही लक्षण दिखें अब उसके उपचार किस तरह किए जाएं। संक्रामक पशु को अलग करके उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाएं। उसको गुनगुने पानी में करीब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल दें और उसको गुनगुना पानी रहने से उसको वॉश करवाएं। मुंह पर भी वॉश करवाएं और उसके खुर को भी वॉश करवाएं। और जो उसके बाद बीटाडिन जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे स्प्रे कर दें। फिर उसके बाद आप एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दें, फिर दर्द निवारक इंजेक्शन दें, फिर उसके बाद उसको ऑइंटमेंट लगाएं। इस तरह कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक उपचार करना है। और जो ज्ञावन पशु है उसमें आपको एंटीबायोटिक समझ के देना है, मतलब उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं और जो नॉन गर्भित पशु रहते हैं उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इस तरह कम से कम 3 से 5 दिन उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएं जिसमें वो पूरी तरह से लक्षण काबू में आ सके। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशुओं को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। संक्रामक पशुओं में टीकाकरण मुख्य मेन है कि इसका समय पर अगर आप टीकाकरण करवा लें तो आप अपने पशु को संक्रमित होने से बचा सकते हैं ताकि उसके दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना आए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो डेयरी पशुपालक हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपना टीकाकरण करवाएं। इसका टीकाकरण होता है 4 से 6 माह की आयु में और प्रत्येक 6 महीने के बाद हो जाता है। और इसका मेन समय जो रहता है सितंबर से जनवरी तक। तो सभी पशुपालक इस विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो समय पूर्व अपने निजी अस्पताल में आकर चिकित्सक से संपर्क कर टीकाकरण उठें और अपने पशुओं में स्वास्थ्य लाभ का लाभ उठाएं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं।
don't exaggerate all this thing. Everywhere there will be anti-incumbency, and everywhere there will be every party it will have. Maybe somebody have anti-incumbency in our party also. I told you in the beginning itself, our party candidate selection only on the winnability ground. We are conducting several surveys where we will go for the final. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में केले की बागवानी दक्षिणी भाग में की जाती है और इसकी बागवानी करके कम समय में किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो प्रदेश के जो किसान इस समय केला के नए बाग लगाना चाहते हैं, वे भरपूर उत्पादन के लिए इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव करें और केले की रोपाई करते समय किन किन जरूरी बातों पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। केला के बागों के बारे में बात करने जा रहे हैं और केला को किस प्रकार से लगाना चाहिए। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं केला के, जो भी केला में ऊर्जा है, केला में जो हम लोगों को तत्व प्राप्त होता है। केला एक एनर्जी का बहुत ही रिच सोर्स है। केला से कई तरह के हम लोगों को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। गर्म एवं सम जलवायु केला की खेती के लिए उत्तम होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केला की खेती सफल रहती है। जीवांश युक्त दोमट एवं मटियार दोमट भूमि जिसमें जल निकास उत्तम हो उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 हो तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के लिए 4 से 5 गहरी जुताई करके भुरभुरा बना लेना चाहिए। रुपाई के लिए 1 माह पहले ही खेत की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद खेत में गड्ढों को तैयार करके रुपाई की जाती है। केला की जो उन्नत प्रजातियां हैं वो है मालभोग है, आपको रेड बनाना है, लाल केला है, G9 है। ये सब इसकी केला की उन्नत प्रजातियां हैं। गड्ढे की खुदाई आप केला के लिए 2 घन फीट का करते हैं, 2 घन फीट का करते हैं और 6 इंच का मिट्टी को अलग रखते हैं और 6 इंच के नीचे की मिट्टी को अलग रखते हैं। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ दें, इससे हानिकारक कीट मर जाते हैं। रुपाई के समय पॉलीथीन बैग को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद पौध की रुपाई 1.5 मीटर गुना 1.5 मीटर पर करें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी के आसपास अच्छी तरह से दबा लें। आप गड्ढे की खुदाई कर लें। गड्ढे की खुदाई को छोड़ करके इसके लिए उसको छोड़ दें कुछ दिनों तक खुला हुआ, ताकि उसमें के अंदर का जो कीट है, फफूंद है, वो सारा धूप के गर्मी की वजह से समाप्त हो जाए। अब आप इस दौरान केला की उत्तम प्रजाति का किसी सर्टिफाइड नर्सरी से, प्रमाणित नर्सरी से केला के पौधों को लाने का प्रयास करें। वहाँ पे आप अपना पूर्व में एक बुकिंग कर लें या बता दें कि आपको इतने पौधों की आवश्यकता है। इस प्रकार से गड्ढे की भराई की बारी आती है। गड्ढे की भराई करने के लिए इसमें आप गड्ढे में बहुत थोड़ी मात्रा में लगभग 10 से 15 ग्राम DAP डालें, 50 ग्राम पोटास डालें, नीम की खल्ली डालें। नीम की खल्ली लगभग आप इसमें कम से कम 1 से 2 kg तक डालें नीम की खल्ली, और साथ में इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके गड्ढे की अच्छे से भराई करें। तब गड्ढे की भराई करने के बाद उसे स्वतः बैठने दें। बैठ जाता है तो जब बारिश का मौसम हो तो आप उसमें केले के पौधे को लगा सकते हैं। केला को जो लगाया जाता है वो कंद के द्वारा लगाया जाता है, उत्तक संवर्धित पौधों के द्वारा लगाया जाता है, और इसमें
हमेशा जब लगाने चलते हैं तो सर्वप्रथम इसके गड्ढे की खुदाई करते हैं, बगीचे का रेखांकन करते हैं कि आप किस प्रकार से लगाना चाहते हैं। केला को साधारणतः किसान 2 गुना 2 मीटर पर लगाते हैं। जब हम 2 गुना 2 मीटर पर केला को लगाते हैं तो हमारे 1 हेक्टेयर में 2500 पौधा आता है। और जब हम इसे थोड़ा सघन करने का प्रयास करते हैं और केला को 1.8 मीटर पर गुना 1.8 मीटर पर लगाते हैं केला को, तो 1 हेक्टेयर में 3086 पौधा आता है। केले के पौधों को लगाने के उपरांत इसमें शुरू में थोड़ा पानी दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और केला में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। केला थोड़े पानी में उत्पादन केला का संभव नहीं है। तो आप ड्रिप लगा करके इसमें ड्रिप के द्वारा ही उर्वरक को देने का प्रयास करें, कीट का प्रबंधन करें। ये सब आप ड्रिप के द्वारा कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सनावड़ा, जिला बाड़मेर के कृषक बालू राम ने। ये भेड़ की मारवाड़ी नस्ल की पहचान और लक्षणों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बालू राम जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ पालन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि भेड़ पालन में अन्य पशुओं की अपेक्षा लागत कम लगती है और लाभ अधिक मिलता है। इसलिए इसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। आज हम बात करते जा रहे हैं भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के बारे में, जो कि किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस नस्ल के पालन से किसानों को अच्छी क्वालिटी की ऊन और मांस तो मिलता ही है। इसके अलावा इस नस्ल की भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्हें सब खूबियों को देखते हुए हमारे राज्य के किसान सर्वाधिक रूप से मारवाड़ी नस्ल की भेड़ों का पालन करते हैं। राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक रूप से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, पाली जिलों में पाली जाती है। किसान भाइयों, जहां तक इस नस्ल की भेड़ों की पहचान के लक्षणों की बात है तो इस नस्ल की भेड़ों का मुंह काला होता है, गर्दन के बाद का भाग सफेद होता है, कान छोटे और मुड़े होते हैं, इसकी टांगे लंबी होती है लेकिन पूंछ छोटी होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों के आधार पर इस नस्ल की भेड़ों की पहचान करके पालन कर सकते हैं। जहां तक इसके आहार प्रबंधन की बात है तो इसके आहार पर कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। भेड़ों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम करना चाहिए। इसके अलावा बबूल, खिजड़ी की लूम, नीम, पीपल, पाकड़ की पत्तियों को समय समय पर हरे चारे के रूप में दे सकते हैं। किसान भाइयों, भेड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना जरूरी होता है, जिसको किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर भेड़ों को खिला सकते हैं। साथ ही इनके आहार पर आने वाले कुल खर्चे में भी कमी आएगी। इस तरह किसान भाइयों, आप इस नस्ल की भेड़ों की देखरेख और उनका प्रबंधन सही तरीके से करते हो तो आपको प्रति भेड़ प्रति वर्ष उनका उत्पादन 1.5 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। इस नस्ल की भेड़ों के उनका उपयोग गलीचा और कारपेट बनाने में काम आती है, जिस कारण किसानों को इसकी ऊन का अच्छा बाजार भाव भी मिल जाता है। किसान भाइयों, इस नस्ल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिका नगर टोंक में संपर्क कर सकते हैं। इस तरह जो किसान भाई इन सभी खूबियों को देखते हुए भेड़ की मारवाड़ी नस्ल को पालना चाहते हैं तो आप इस नस्ल की भेड़ का पालन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।
आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। Only